हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कोजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कोजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, साइनोटिक, एसाइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। हमारा जो टॉपिक है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कोजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ये जो डिजीज़ है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइनोटिक, एसाइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। तो जो साइनोटिक, एसाइनोटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव है, ये जो कोजेनाइटल, कोजेनाइटल वर्ड का मतलब होता है एट बर्थ जो डिजीज कंडीशन रिमेन रह जाए बर्थ के टाइम पे और उसी के साथ बच्चा डेवलप हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं कोजेनाइटल हार्ट डिजीज। कोजेनाइटल हार्ट डिजीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, साइनोटिक, एसाइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। तो सबसे पहले जो अगर साइनोटिक है, एसाइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव और कोजेनाइटल हार्ट डिजीज को जानने से पहले हमारा फीटल सर्कुलेशन कंप्लीट होना चाहिए। जिसका भी फीटल सर्कुलेशन पूरा क्लियर है उसको ये डिजीज कंडीशन समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं फीटल हार्ट सर्कुलेशन का, कि फीटल हार्ट सर्कुलेशन में होता क्या है। नॉर्मली जो हार्ट सर्कुलेशन है हमारे बॉडी का, एडल्ट की बॉडी का बात करें तो हार्ट सर्कुलेशन में क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से लेकर आकर राइट एट्रियम में छोड़ देता है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स के पास चला जाता है और लंग्स से वेन के थ्रू हमारे हार्ट में, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड, प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, और वो हमारी पूरी बॉडी को थ्रू आयोटा रिसीव होता है। बट फीटल सर्कुलेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि फीटल सर्कुलेशन में बच्चे का जो लंग्स है वो इमेच्योर होता है। तो इसमें जो फीटल सर्कुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है हमारे अम्बलाइकल वेन एंड अम्बलाइकल आर्टरी। फीटल सर्कुलेशन होता है उसका सोर्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा प्लेसेंटा, जबकि हमारी बॉडी में लंग्स करता है। बट जब बच्चा मदर के वोम्ब में होता है तो उनके लंग्स इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं कि वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करे। तो प्लेसेंटा से सबसे पहले सोर्स ऑफ जो भी है ब्लड सर्कुलेशन का उनकी बॉडी में पहला सोर्स है हमारा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से एक अम्बलाइकल वेन निकलती है, अम्बलाइकल वेन जो क्या करता है, ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कैरी करने मतलब हमारी बॉडी में आर्टरी कैरी करता है, बट इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट है। अम्बलाइकल वेन वहाँ से ब्लड लेके आती है जिसमें ऑक्सीजन का जो रेट है वो 80% होता है, यानी सेचुरेशन रेट ऑक्सीजन की आप बोल सकते हो कि 80% होता है। ये ब्लड यहाँ से लीवर को बाईपास करते हुए इंफीरियर वेना कावा के पास जाता है। बट इंफीरियर वेना कावा लीवर को जब बाईपास कर रहा है, यहाँ पे बाईपास किसको किया, इसने लीवर को बाईपास किया, और वहाँ से हमारे साथ जहाँ पे बाईपास करके जब आगे बढ़ रहा है तो एक वेन बीच में अटैच्ड हो रहा है, एक स्ट्रक्चर अटैच्ड हो रहा है इंफीरियर वेना कावा के साथ, जिसको हम बोलते हैं डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस ये स्ट्रक्चर लीवर को बाईपास करते हुए अटैच्ड होकर किसके साथ ऐड हो जाएगा, इंफीरियर वेना कावा के साथ। अब इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जाएगा सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से हमारे हार्ट के चैम्बर में आएगा। बट एडल्ट्स की बॉडी में क्या होता है कि एडल्ट्स की बॉडी में जो ब्लड होता है वो यहाँ से होते हुए पल्मोनरी वेन और फिर हमारे लंग्स के पास जाता है। बट यहाँ पे तो लंग्स मैच्योर हैं ही नहीं कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेंगे, तो ऑलरेडी ये इसमें 80% ऑक्सीजन हमारा आ रहा था इस ब्लड के साथ, जो कि यहाँ आते आते हमारा 60 से 70% बच जाता है। ये ब्लड यहाँ पे आता है। अब लेफ्ट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, जिसके थ्रू हमारा मैक्सिमम ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और वो फिर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैक्सिमम ब्लड यहाँ चला गया तो जो बचा हुआ ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए किसके पास जाएगा, लंग्स को। बट ये लंग्स को वहाँ से बाईपास करते हुए आगे की तरफ आएगा। यहाँ पे हमारा बाईपास होगा लीवर और यहाँ पे हमारा बाईपास होगा लंग्स, लंग्स को बाईपास। अब यहाँ पे हमारा लंग्स वर्क नहीं कर रहा है और पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर आ रहे हैं, प्रेशर्स की वजह से यहाँ पे भी एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस आर्टरियोसस। ये डक्टस आर्टरियोसस हमारे असेंडिंग अयोटा के साथ जुड़ा होता है, अयोटा से अटैच होता है। अब ये अयोटा से जो ब्लड आए हैं, अयोटा में जो भी ब्लड आए हैं, इसमें लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से जितने भी ब्लड है वो पूरी बॉडी को कवर करते हुए फिर वो वापस आ जाएंगे अम्बिलिकल आर्टरी में, और ये अम्बिलिकल आर्टरी किससे अटैच होगा, प्लेसेंटा से। तो यहाँ पे जो आपने 3 चीज याद रखना है, एक तो हमारी जो फर्स्ट चीज है वो हमारी है डक्टस विनोसस, दूसरा हमारा डक्टस आर्टरियोसस, सॉरी सेकेंड ओपनिंग थी हमारी फोरामेन ओवेल, और थर्ड हमारा डक्टस आर्टरियोसस। तो जो डक्टस वाइनोसस है वो लीवर को बाईपास करते हुए जा रहा है, जो डक्टस आर्टरियोसस है वो हमारे लंग्स को बाईपास करते हुए जा रहा है। फोरामेन ओवेल जो है वो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है होल, जो कि अगर बाय बर्थ के बाद ये ओपनिंग जो होती है वो क्लोज हो जाती है। जब ये ओपन रह जाते हैं तब बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आती है, और उसी को आमतौर पे लोग बोलते हैं कि बच्चों के दिल में छेद हो गया है। तो जो बच्चों के दिल में छेद हो जाता है उसको हम फोरामेन ओवेल की वजह से हो जाता है, या फिर ये भी जो आर्टरी और वेन के जो ओपनिंग है ये भी अगर ओपन रह जाए तो कॉम्प्लिकेशन आती है। तो यहाँ पे हमारा 80% सैचुरेशन अम्बिलिकल वेन से 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। राइट एट्रियम में आते आते वो 60 से 70 के बीच में आ जाता है, यानी आप 65 बोल सकते हो। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में हमारा 55% ऑक्सीजन पहुंचता है, और वही हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में 65% ब्लड पहुंचता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये फोरामेन ओवल से ही पास होकर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जा रहा है। और अयोटा में भी यही 65% ब्लड पहुंचते हैं, और फिर यही हमारी अपर बॉडी में, अपर बॉडी पार्ट को, लोअर बॉडी पार्ट को, ये 60% जो फीटस सर्कुलेशन है उसमें इतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाता है। तो ये था हमारा नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन। नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन यानी आपको इसमें ये 3 चीजें याद रखनी है, डक्टस आर्टरियोसस, फोरामेन ओवेल और डक्टस विनोसस। जो डक्टस आर्टरियोसस है वो मैंने आपको बताया असेंडिंग, सॉरी ये आर्टरियोसस, डक्टस आर्टरियोसस डिसेंडिंग अयोटा के साथ अटैच्ड होता है। और 2 चीजें बाईपास हो रही थी हमारा, लीवर और लंग्स। अब हम समझते हैं कोजेनाइटल हार्ट डिजीज। अब आपको जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आएगा। तो अगर 3 वर्ड याद है आपको, डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस विनोसस और फोरामेन ओवेल, तो डिजीज कंडीशन इजीली समझ में आ जाता है। तो जो हमारे 3 कोजेनाइटल हार्ट डिजीज के जो 3 कंडीशन थे, साइनोटिक, एसाइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टेड, ये 3 कंडीशन। अब इसमें जो आपको बेसिक समझना है वो बेसिक समझना है साइनोटिक और एसाइनोटिक के बीच का। अगर कोई भी ओपनिंग जो है वो बचपन के बाद रह जाती है, जो क्लोज होना था नॉर्मली क्लोज नहीं हुआ, तो वही आगे कॉम्प्लिकेशन करते हैं जिसको हम कोजेनाइटल हार्ट डिजीज बोल रहे हैं। अपोसाइनोसिस और एसाइनोसिस, ये हमारे 4 चैम्बर हैं,
ए साइनोटिक और साइनोटिक के बीच में हम फ़र्क जानेंगे, जिसमें हमारा ये राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इधर भी हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो साइनोटिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है, यहाँ पे जो ब्लड है वो प्रेशर इंक्रीज कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम में। कैसे होता है, क्यों होता है, ये जब हम डिजीज कंडीशन डीप पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा। बस यहाँ पे साइनोसिस क्यों हो रहा है और यहाँ ए साइनोटिक क्यों लिखा है ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस साइनोटिक में क्या होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रही होती है, यानी इधर से इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में मिक्स हो रहा होता है। इम्प्योर ब्लड कहाँ मिक्स हो रहा है, प्योर ब्लड में मिक्स हो रहा है। तो प्योर ब्लड में इम्प्योर ब्लड मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, साइनोसिस। जबकि जब आप ए साइनोटिक डिजीज कंडीशन पढ़ोगे तो जो ओपनिंग फोरामेन ओवल की है वो प्रेशर इधर से लग रहा होता है, ऑपोजिट साइड से प्रेशर लग रहा होता है। यानी कहाँ से प्रेशर लग रहा होता है, लेफ्ट साइड से प्रेशर लग रहा होता है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट साइड का प्योर ब्लड है वो कहाँ पे मिक्स हो रहा है, इम्प्योर ब्लड में मिक्स हो रहा है। कहाँ पे मिक्स हो रहा है, इम्प्योर ब्लड में मिक्स हो रहा है। और ये इम्प्योर ब्लड आगे जाके प्योर तो होगा ही, तो प्योर ब्लड इम्प्योर में मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से साइनोसिस नहीं होता है। जब इम्प्योर प्योर में मिक्स हो जाता है तो साइनोसिस होता है, और जब प्योर ब्लड इम्प्योर में मिक्स होता है तो साइनोसिस नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड जाके ऑक्सीजन वाले ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का जो रेट है वो कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से साइनोसिस कॉज हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से साइनोसिस कॉज नहीं होगा। तो ये साइनोटिक और ये साइनोटिक में डिफरेंस है। ये बेसिक चीज़ है, जो अब आप डिजीज कंडीशन पढ़ोगे और हम इस चीज़ को क्लियर नहीं करते हैं और डिजीज कंडीशन पढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे डाउट आता है कि यहाँ क्यों नहीं साइनोसिस हो रहा है और यहाँ क्यों साइनोसिस हो रहा है। तो रीज़न यही है कि यहाँ आपका प्रेशर जो है वो अपोजिट साइड से लग रहा है और यहाँ प्रेशर जो हो रहा है राइट साइड से लग रहा है। राइट साइड की होने की वजह से इसमें साइनोसिस हो रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड से प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से साइनोसिस नहीं हो रहा। अब दूसरा चीज़, हम जब नॉर्मल हार्ट का सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि प्रेशर ज़्यादा लेफ्ट साइड से लग रहा होता है। तो इस डिजीज कंडीशन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से राइट साइड से प्रेशर लग रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि लेफ्ट साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, आयोटा भी उधर होता है तो उधर वो प्रेशर ज़्यादा लगा रहा होता है। तो ये थोड़े से डाउट्स आते हैं जब हम डिजीज कंडीशन अभी क्लियर करेंगे। हम अभी साइनोटिक हार्ट डिजीज कंडीशन स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपका 50% डाउट्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम ए साइनोटिक स्टार्ट करेंगे। साइनोटिक हार्ट डिजीज। अब आपका ये जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है वो अकॉर्डिंग टू फैलट जो थे, एक साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू फैलट जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, हमारे नहीं फीटस के, तो बाय बर्थ एक पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही होती है वहाँ पे स्टेनोसिस होता है। स्टेनोसिस मतलब नैर्विंग ऑफ अ वेन। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू किसके, आर्थर लुइस फैलट। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया साइनोटिक हार्ट डिजीज। अब कौन सा टाइप बताया वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू फैलट पल्मोनरी स्टेनोसिस आर डेड ड्यू टू पल्मोनरी स्टेनोसिस। इस पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है वो नॉट सर्कुलेट प्रॉपरली। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नर्विंग है। अब इससे जो ब्लड पास हो रहा है वो प्रॉपरली यहाँ से जो जितना ब्लड जाना चाहिए वो प्रॉपरली ब्लड आगे नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल
अच्छी तरह से खाली नहीं होगा, और खाली ना होने की वजह से ये तो अपना प्रेशर लगाएगा, ये भी अपना प्रेशर लगाएगा, ये भी अपना प्रेशर लगाएगा, बट यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट है। पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट होने की वजह से प्योर जो ब्लड है प्रॉपरली यहाँ से जा नहीं पाएगा, और जब प्रॉपरली नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे ब्लड प्रॉपरली खाली भी नहीं हो पाएगा। तो एम्प्टी ना होने की वजह से, खाली ना होने की वजह से, ऐसा लगातार होने की वजह से यहाँ पे हो जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। क्या होगा, राइट, यहाँ क्या था हमारा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। अकॉर्डिंग टू फैलोट, बाय बर्थ pulmonary stenosis are there. Due to pulmonary stenosis, right ventricle hypertrophy cause, जब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी कॉज होगा तो यहाँ पे राइट जो हमारे सेप्टल है, यहाँ पे सेप्टल डिफेक्ट्स भी प्रेजेंट हो जाते हैं। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल्स पे भी डिफेक्ट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर की वजह से अब राइट वेंट्रिकल अपना प्रेशर बार बार लगा रहा था कि ब्लड खाली हो जाए, खाली हो जाए, नहीं खाली हो रहा था, तो बार बार ये काम कंटिन्यूअस होने की वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी कॉज हुआ, और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट हुआ वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। क्या प्रेजेंट हो गया हमारा, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। पल्मोनरी स्टेनोसिस, उसके बाद हमारा है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, और थर्ड हमारा आ गया वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि राइट साइड का अब ऊपर भी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारे राइट साइड पे जो प्रेशर लग रहा है, राइट साइड के प्रेशर की वजह से ये राइट साइड का ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड में। यहाँ पे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट जब आते हैं तो यहाँ पे एक और कॉज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू फैलेट क्या आया, सबसे पहले पल्मोनरी स्टेनोसिस आर देयर। पल्मोनरी स्टेनोसिस कहाँ पे है, आपके पल्मोनरी आर्टरी में। स्टेनोसिस होने की वजह से ये जो एरिया है वो पूरा नैरो हो गया है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल एम्प्टी नहीं हो रहा। राइट वेंट्रिकल खाली ना होने की वजह से वो तो पूरा कोशिश करेगा ही कि वो खाली हो जाए, प्रेशर लगाया जा रहा है, जो उसका काम है वो अपना करता जा रहा है। कंटिन्यूस ये काम करने की वजह से यहाँ पे हो जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के साथ साथ एक और कंडीशन आ जाता है वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, और जस्ट वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के पास ही अयोटा की ओपनिंग खुलती है, जिसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा। यानी ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा का मतलब है जहाँ से अयोटा खुलना चाहिए वहाँ से ना खुल के थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा ऊपर की साइड से, जहाँ वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है वहाँ से क्या खुल रहे हैं, हमारी ओपनिंग खुल रही है। तो जब भी ये चार कंडीशन के साथ कोई डिजीज कंडीशन आती है तो उसी को बोलते हैं टेट्रालोजी ऑफ फैलोट। फैलेट जो नाम पड़ा है वो साइंटिफिक, वो साइंस जो हमारा साइंटिस्ट था उसका नाम है। टेट्रा का मतलब ही होता है फोर, तो फोर डिजीज कंडीशन के बारे में हम, फोर कंडीशंस होते हैं इसमें, उसकी स्टडी करते हैं हम, इसीलिए इस डिजीज कंडीशन का नाम है टेट्रालोजी ऑफ फैलेट। और यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, राइट साइड लग रहा है, तो राइट साइड प्रेशर लगने की वजह से इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जाता है, आपके प्योर ब्लड में मिक्स होता है, जिसकी वजह से क्या कॉज होगा, साइनोसिस। तो हम जब साइनोटिक और एसाइनोटिक में डिफरेंस देख रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कन्फ्यूज़न होगा कि राइट साइड कैसे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, जबकि नॉर्मली जब आपका हार्ट सर्कुलेशन पढ़ोगे तो प्रेशर राइट के कंपेयर में लेफ्ट में ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा राइट साइड से प्रेशर इंक्रीज होता है और राइट साइड का इम्प्योर ब्लड जाके प्योर ब्लड में मिक्स होता है।
4 यहाँ पे कंडीशंस है हमारे राइट वेंट्रिकल हाइपोट्रो फर्स्ट हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस। फर्स्ट क्या है हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस। सेकंड हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से क्या हो रहा था, राइट वेंट्रिकल हाइपोट्रॉफी। उसके बाद कॉज हुआ वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट जिसको हम बीएसडी बोलते हैं। 4 हमारा है वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के बाद ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। इस डिजीज कंडीशन को दिया था फैलोट ने। फैलोट के अकॉर्डिंग पहले पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ, उसकी वजह से इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से राइट वेंट्रिकल हाइपोट्रॉफी, और उसके साथ ही हो गया हमारा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। एंड वहीं से जो अयोटा है वो वहाँ से निकल रहा है ओवर राइडिंग ऑफ इट, जिसकी वजह से मैक्सिमम इम्प्योर ब्लड हमारा लेफ्ट साइड आ रहा है, और लेफ्ट साइड आने के साथ साथ हमारी पूरी बॉडी में मिक्स हो रहा है, जिसमें साइनोसिस बहुत ज़्यादा होता है। और एक सिम्टम इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है ब्लू टैट स्पेल। इसमें क्या होता है, जब बच्चा खा रहा होता है, जब बच्चा रो रहा होता है, तो उसके जो लिम्स होते हैं वो उस पर ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाती है, जिसकी वजह से वो सिम्टम आता है। तो जब हम इस डिजीज कंडीशन का डीप स्टडी करेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। अभी मैं आपको साइनोटिक हार्ट डिजीज में जितनी भी कंडीशंस हैं वो क्यों है बस इतना बता के उसके बाद हम एक एक डिजीज कंडीशन पे स्टडी करेंगे। तो ये हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फैलट था, और टेट्रालॉजी ऑफ फैलट नाम क्यों पड़ा ये भी आपको पता लग गया, क्योंकि इसमें 4 कंडीशन है जिसकी वजह से डिस अकर हो रहा है दिस कंडीशन, और इस कंडीशन को दिया है फैलट ने, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है टेट्रालॉजी ऑफ फैलट। सेकेंड जो है वो हम देखेंगे ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। एट्रेजिया भी कोई लोग बोलते हैं, कोई एट्रेजिया भी बोलते हैं। तो सेकेंड जो हमारा साइनोटिक हार्ट डिजीज है वो है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, एट्रेजिया मतलब पहले तो हम ट्राइकस्पिड आपको पता ही है वॉल्व का नाम है, जो वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे। तो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में होता क्या है कि जो एट्रेजिया वर्ड है वो नॉर्मली यूज किया जाता है नॉर्मली नॉट ओपन, मतलब कि जो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्या होती है, नॉर्मली ओपन होती है जब ब्लड ऊपर से नीचे वेंट्रिकल की तरफ जा रहा होता है। जब नॉर्मली ये ओपन नहीं होती, बंद रहती है, तो उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं एट्रेजिया। अब एट्रेजिया में क्या होगा, कहाँ पे होगी आपकी ट्राइकस्पिड, वो होगी आपकी राइट साइड में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, फोरम एंड ओवल। तो जब आपका ब्लड आएगा इंफीरियर वेना कावा से सुपीरियर वेना कावा में, तो वो ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने के लिए एक वॉल्व होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है यहाँ पे एट्रेजिया होने की वजह से, मतलब नॉर्मली ये ओपन होता है, बट इसमें क्या होता है कि नॉर्मली ये ओपन होगा ही नहीं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल में ब्लड बिल्कुल भी नहीं आएगा, और वो ब्लड कहाँ, राइट एट्रियम से सीधा फोराम एंड ओवल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, सारा इम्प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम से अब कौन सा ब्लड हम पूरी बॉडी को सर्कुलेट होगा, इम्प्योर ब्लड। अब ये ब्लड वेंट्रिकल से होते हुए मरेरा से होते हुए पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, साइनोसिस। तो जो 4 कॉज मतलब जो 4 कंडीशन थे वो आपका मेन है टेट्रालॉजी ऑफ फैलट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब छोटे छोटे कंडीशंस हैं
जिसकी वजह से ये उतना कोई पूछता नहीं है। बट मैं आपको जो वर्ड है वो बता देती हूँ कि ट्राइकस्पिड ट्रेजिया का मतलब क्या है। ट्रेजिया मतलब नॉर्मली नॉट ओपन। ट्राइकस्पिड जब ओपन होना चाहिए वो उस टाइम पे ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से राइट एट्रियम पूरा फिल हो जाता है। और फिल होने की राइट एट्रियम पूरा फुल हो जाता है। फुल होके इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से फोरामेन ओवल के थ्रू सारा इम्प्योर ब्लड हमारा चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। और वो इम्प्योर ब्लड की वजह से क्या कॉज होगा, साइनोसिस। तो मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताई हूँ वही बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि साइनोसिस कैसे कॉज हो रहा है और कैसे राइट से लेफ्ट साइड इम्प्योर ब्लड से प्योर ब्लड मिक्स हो रहा है। ये हमारा तीसरा डिजीज कंडीशन था। अब हम दूसरा डिजीज कंडीशन था, अब हम तीसरे पे बात करेंगे कि तीसरा कौन सा हमारा साइनोटिक हार्ट डिजीज है। तीसरा जो नाम है वो है हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, जिसको TGA भी लिखते हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी में नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली होता है कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से जो ओपनिंग है वो होता है पल्मोनरी आर्टरी का। एक साइड में आपको नॉर्मल का बताती हूँ। इधर से निकलता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी और इस साइड से हमारा निकलता है आयोटा। बट इसमें क्या होगा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी में कि राइट साइड से हमारा आयोटा निकलेगा और लेफ्ट साइड से हमारा पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे जो आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी है वो एक्सचेंज कर लेती हैं अपनी पोजीशन को और कोई भी कनेक्शन नहीं होता है पल्मोनरी एंड सिस्टोलिक सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच। नो कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपका राइट वेंट्रिकल से जो आपके इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो आयोटा से होकर लंग्स में जाएगा और जो आपका लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है, जो भी फोरामेन ओवल के थ्रू जो भी ब्लड आ रहे हैं लेफ्ट एट्रियम, वो भी हमारे कहाँ पे जाएंगे, लंग्स में ही। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये लंग्स में नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब आप देखो क्या होता है कि सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया किसमें, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर वो आयोटा में, फिर आयोटा से हमारा सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर। आयोटा का काम क्या होता है, पूरी बॉडी को ब्लड देना, और वही ब्लड इम्प्योर ब्लड घूम ही जा रहा है, फिर राइट में आ रहा है, फिर वही जा रहा है, फिर वही आ रहा है। आयोटा तो अब आपके राइट साइड में है ना, तो राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड। तो आयोटा अब जो है वो आपका लंग्स के पास नहीं जाएगा, वो आपका वैसे ही रहेगा, बॉडी के साथ ही रहेगा। बट जहाँ पे उसको लेफ्ट साइड जुड़ना चाहिए वो कहाँ पे जुड़ चुका है, राइट साइड, जिसकी वजह से इम्प्योर ब्लड जो है वो आपके बॉडी से राइट साइड, बॉडी से राइट साइड, बॉडी से राइट साइड घूमता रहेगा। अब इधर क्या होगा कि इधर जो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएंगे, फिर लंग्स से इसमें, लंग्स से इस लेफ्ट साइड से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट साइड, मतलब प्योर ब्लड लंग्स से हार्ट में आएगा और उतने दूर में घूमते जाएगा। इम्प्योर ब्लड आपकी बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से आएगा, फिर बॉडी में जाएगा। जो जिधर है वो उधर ही सर्कुलेट करते रहेंगे, उसी साइड से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा इन दोनों के बीच में। इसलिए हमने कहा नो कनेक्शन बिटवीन दी पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे जो आपका ब्लड है वो बॉडी को प्योर ब्लड पहुँच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से साइनोसिस होता है और डेथ भी कॉज होता है।
तो ये था हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। पहला डिजीज कंडीशन हमारा था टेट्रालोजी ऑफ फैलेट, सेकंड हमारा था ट्राइकस्पिड अट्रेजिया एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो अपने अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी है अपनी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेती है अपनी जगह से। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ लास्ट है हमारा साइनोटिक का, हमारा लास्ट है जिसका नाम है ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस में क्या हो रहा है आपका कि नॉर्मली ये दोनों अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा अयोटा का ओपनिंग है और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है वो अराइज एज अ सिंगल वेसल, एक सिंगल वेसल के फॉर्म में अराइज होते हैं एंड आगे जाके ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेट होने से क्या होगा, जब यहीं पे हमारा जो प्योर और इम्प्योर और प्योर ब्लड मिक्स हो जा रहा है तो सेपरेट होंगे भी तो क्या करेंगे। अब ये तो ठीक है, ये हमारा मिक्स होके जाएगा अभी तो प्योर कर देगा, बट ये पहले ही हमारी बॉडी में जो है वो इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र कर चुका होता है, मतलब कर चुका होता है नहीं, साथ साथ में ही होंगे, बट यहाँ पे क्या होगा कि मिक्स ब्लड हमारी बॉडी को जाएगा जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, साइनोसिस। ठीक है, तो साइनोसिस कॉज होने के 4 मेन रीज़न मैंने बता दिया कैसे राइट साइड में प्रेशर अराइज होता है। तो जो दो आपने स्टार्टिंग में हमने जो 2 कंडीशन पढ़ा, टेट्रालोजी ऑफ फैलेट और ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ये आपके हार्ट के अंदर इनसाइड प्रेजेंट है, इनसाइड ऑफ द हार्ट, ये कॉम्प्लिकेशन हार्ट के अंदर है। और जो हमारे 2 कंडीशन है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी और हमारा ये ट्रंकस आर्टरियोसिस, तो ये दोनों आप सेम मत समझ लेना, फुल नेम से आप लोग देख लेना। तो जो हमारे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी और ट्रंकस आर्टरियोसिस है ये हमारे हार्ट के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिजीज कंडीशन हमारे अयोटा और पल्मोनरी से रिलेटेड है। ये डिजीज कंडीशन जो है इसमें 4 कंडीशन आ जाती है और इसमें ट्राइकस्पिड इन्वॉल्व है। तो ये 4 डिजीज कंडीशन है जिसमें साइनोसिस कॉज होता है और साइनोटिक हार्ट डिजीज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड से मिक्स हो रहा होता है। तो ये हमारे 4 साइनोटिक हार्ट डिजीज कंडीशन थे। तो अभी के वीडियो में हम बस साइनोटिक पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरा असाइनोटिक पे आएगा, उसके बाद हम एक एक डिजीज कंडीशन पे डीप पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, इसका क्या मैनेजमेंट है और क्यों आते हैं वो क्लिनिकल फीचर्स। तो उसके साथ जब हम रीज़न जानते हैं तो ऑटोमेटिक हमें वो जो पूरी चीज़ है, पूरा उसके बारे में जो नॉलेज है वो हमें अपने आप ही मेमोराइज होता रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो कल नहीं आज ही अपलोड कर दूंगी मैं। बाकी अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं ट्राई करती हूँ पूरा उस डाउट्स को क्लियर करने का, साथ के साथ मेरे भी जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। बाय बाय, थैंक यू।